दुनिया का कई देशों में चुनाव एक साथ होता है और चुनाव का डेट भी फिक्स होता है और चुनाव संडे को ही होता है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रील्स आप लोगों को दिखा देते हैं। यानी कि एक वीडियो राजस्थान से बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि एक नाबालिग लड़की को नंगा करके किस तरीके से उसके ऊपर बदसलूक किया जा रहा है, गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस का सरकार रहते हुए ये सब चल रहा है। कांग्रेस सरकार खुद बताता है कि बेटियों को हम सुरक्षित देते हैं, बेटियों को अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं, बेटियों को अच्छा शिक्षा देने का कोशिश करते हैं। और उसी जगह पर देखिए जो नाबालिग लड़की के साथ इस तरीके का व्यवहार देखकर अपने समझ में ही अपने अंदर घिन आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं चुनाव को लेकर कि दुनिया का 48 से ज़्यादा देशों में चुनाव एक ही दिन होता है, चुनाव का डेट भी फिक्स होता है और चुनाव संडे को ही होता है। इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा एक एक बात को। तो साथियों, दुनिया का 48 देशों में चुनाव वर्किंग डे में नहीं होता है और जैसे ही चुनाव होता है अगले 4 साल के बाद कब चुनाव होगा, 5 साल के बाद कब चुनाव होगा, उसका डेट भी फिक्स कर दिया जाता है। और वैसे ही हमारे भारत में देख लीजिए कि हर साल 4 से 5 चुनाव होता है। कभी पार्षद का होता है, कभी प्रधान का होता है, कभी लोकसभा का होता है, कभी विधानसभा का आ जाता है। दिखाई दे रहा है कभी यूपी में चुनाव हो रहा है, तो कभी हरियाणा में चुनाव हो रहा है, तो कभी दिल्ली में, तो कभी केरला में, तो कभी बंगाल में, तो कभी बिहार में। तो सामान्य तरीके से आप देखेंगे कि जितने भी मंत्री है या मुख्यमंत्री है, ये पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया है, वो पूरे लगातार केवल चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं। ज़्यादातर यहाँ लोग सांसद और विधायक है, तो कौन कहे वो सांसद और विधानसभा में बैठ के अच्छा कानून बनाए। वो सिर्फ दिन भर चुनाव कैसे लड़ा जाए, चुनाव में कैसा सत्ता प्राप्त करे, इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत में एक देश एक चुनाव संहिता लागू करना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन कोड, यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड, यानी समान चुनाव संहिता बहुत ज़रूरी है लागू करना। हमारे देश का जो सरकार है, गवर्नेंस का जो सिस्टम है, वो पॉलिटिकल पार्टी ही चलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी टिकट बांटता है, पॉलिटिकल पार्टी तय करता है कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करता है कि कौन पार्षद बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गवर्नर बनेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलेगा, उसके लिए कोई नियम कानून ही नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ बेलगाम हैं। आज तक पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टियों को कंट्रोल करने के लिए और पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ही नहीं बना। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के दायरे में नहीं है, सब आरटीआई के दायरे में है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप में एक पब्लिक अथॉरिटी है, बहुत बड़ा काम है। अल्टीमेटली जो सरकार बनता है वो करता क्या है कि मैनिफेस्टो को लागू करता है, और मैनिफेस्टो बनाता कौन है? पॉलिटिकल पार्टी बनाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बनाया गया मैनिफेस्टो सरकार 5 साल तक लागू करता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां सरकारी विभाग आरटीआई के दायरे में है, लेकिन सरकारी विभाग मैनिफेस्टो जो लागू करता है यानी पॉलिटिकल पार्टी, वो आरटीआई के दायरे में नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी चल रहा है। उस पीआईएल में कुछ मशहूर वकील ने ये भी कहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों को 2000 से ज़्यादा कैश लेना और 2000 से ज़्यादा कैश खर्च करना ये बंद होना चाहिए। ये जब तक कैश लेन देन नहीं बंद होगा पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, तब तक पॉलिटिकल करप्शन कम नहीं होगा। और तब तक पॉलिटिकल करप्शन है ना, राजनीति भ्रष्टाचार, तब तक बंद नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक बैन होना चाहिए कि ना वो किसी से 2000 से ज़्यादा कैश ले सकता है, ना किसी जगह पर वो 2000 से ज़्यादा कैश खर्च कर सकता है। करोड़ों कैश दिखा देता है कि हम राजनीति में खर्च कर दिए, रैली में, इसमें उसमें सब खर्च कर दिया कैश। 10 करोड़ खर्चा करते हैं और दिखाते हैं 5 करोड़ 2 करोड़। तो इसलिए इस पॉलिटिकल पार्टियों का कैश लेन देन बंद करना चाहिए। केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन, आज के डेट में जब आम जनता डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्योंकि आम जनता किसान जब डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, एक गोलगप्पे वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो इन सांसद विधायक नेता मंत्री के लिए ट्रांजैक्शन क्यों नहीं होना चाहिए?
पॉलिटिकल पार्टियों का CAG ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक अथॉरिटी है, उसको ज़मीन मिलता है, उसको फ्री एयर कंडीशन मिलता है, दूरदर्शन पर टैक्स में छूट मिलता है, बहुत उसको बेनिफिट मिलता है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों की CAG ऑडिट ज़रूर होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों एक व्यक्ति से बड़ा चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन जात भाषा क्षेत्र का जहर घोले, जाति के आधार पर अगला बनाव पिछड़ा करे, भाषा के क्षेत्र में बंगाली बनाव हिंदी करे, क्षेत्र के आधार पर जो गुजराती बनाव महाराष्ट्री करे या तमिल बनाव बंगाली करे, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों का मान्यता रद्द करने का प्रावधान करना पड़ेगा। तब जाकर ये जाति भाषा क्षेत्र का जहर घोल पाएंगे। नहीं तो ये पॉलिटिकल पार्टी जोड़ने वाला काम नहीं कर रहा है, सिर्फ तोड़ने वाला काम कर रहा है। और इसी तरीके से आज के डेट में वोटर लिस्ट बिल्कुल अलग अलग है। एक वोटर लिस्ट है पार्षद प्रधान वाली, एक वोटर लिस्ट है विधानसभा चुनाव वाली, एक वोटर लिस्ट है लोकसभा चुनाव वाली। पूरे साल सरकारी टीचर जो है, सरकारी महकमा जो है, केवल इसी काम में लगा हुआ रहता है, वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए बिजी रहते हैं। क्यों? जब व्यक्ति खुद जाकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकता है, जब व्यक्ति खुद जाकर मैरिज सर्टिफिकेट बना सकता है, तो खुद जाकर वोटर ID कार्ड नहीं बना सकता है क्या? इस समय पोस्ट ऑफिस के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, सब कुरियर ने छीन लिया, खाली पड़ा हुआ है पोस्ट ऑफिस, कोई काम नहीं है पोस्ट ऑफिस के पास। पोस्ट ऑफिस को वोटर रजिस्टर नोडल सेंटर बना दीजिए। इस समय भारत में हर गाँव में पोस्ट ऑफिस है, ऐसा कोई गांव नहीं कि जहां पोस्ट ऑफिस नहीं है। पोस्टमैन गांव वाले को जानता है, गांव वाला पोस्टमैन को जानता है। जिसको वो वोटर ID बनाना होगा अपने अपने पोस्ट ऑफिस में जाएगा और वहां से वोटर ID बना लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो पोस्ट ऑफिस है ना, इसको वोटर रजिस्टर यानी कि वोटर रजिस्टर नोडल सेंटर क्लियर करना चाहिए। और इसी तरीके से कंपल्सरी वोटिंग बहुत ज़रूरी है। 18 साल बाद आपको वोटिंग करने का राइट मिलता है, तो कुछ टर्म्स कंडीशन तो होना चाहिए ना। सरकार अगर किसी को कुछ देता है, यानी बिजली सरकार किसी को देता है, तो सरकार ये भी कहता है कि देखो भाई बिजली मिसयूज मत करो। पानी भगवान देता है, फिर भी सरकार कहता है कि पानी को मिसयूज मत करो। एयर पोल्यूशन के लिए कानून है, वाटर पोल्यूशन के लिए कानून है, बिजली पोल्यूशन के लिए कानून है, हवा के लिए, सबके लिए कानून है। लेकिन वोटिंग के लिए कोई कानून ही नहीं है। वोटिंग को फंडामेंटल ड्यूटी डिक्लेयर करना चाहिए। जैसे वोटिंग का राइट फंडामेंटल राइट है, वैसे वोटिंग करना फंडामेंटल राइट ड्यूटी होना चाहिए। और जो आदमी वोटिंग ना करे, अपना फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी अब कोई नहीं निभाता, उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। तो साथियों, आज आप लोगों के बीच में कुछ चर्चा कर रहे थे इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर, कि सांसद विधायक पार्षद लोकसभा विधानसभा या कोई MLA MP नेता मंत्री का चुनाव होता है, लेकिन उसके लिए कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता है, वोटिंग कंपल्सरी नहीं है। तो इसके बारे में जो चर्चा कर रहे थे दोस्तों, आप लोगों को भी चर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे भारत एक विश्व गुरु बन सकता है, हमारा भारत ऊंचाई को छू सकता है, ऐसे नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने जो भी चर्चा कर रहे थे ये सत्य है और ये सब संविधान में हम लोगों का मौजूद है। लेकिन इसमें सांसद विधायक पार्लियामेंट में, सांसद में, लोकसभा में कभी भी चर्चा नहीं होता है। आज इसीलिए भारत का बुरा हाल है। कहीं पर पत्थरबाजी तो कहीं पर आगजनी, तो कहीं पर नेताओं का भ्रष्टाचारी, तो कहीं पर नोटों का गड्डी फैल रहा है, तो कहीं पर और काला धन और बेनामी संपत्ति, आयसरिक संपत्ति निकल रहा है और दिखाई दे रहा है। ये सब रुकने वाला नहीं है जब इसके लिए कठोर कानून नहीं बनेगा। तो दोस्तों, कानून कहाँ से बनता है? संसद से बनता है, पार्लियामेंट से बनता है, सुप्रीम कोर्ट से कानून नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक लिमिट है, लेकिन क्या करें, सुप्रीम कोर्ट वो संविधान से तो देश चलता है, ना कि किसी नेता मंत्री से, व्यक्ति से चलता है। लेकिन कानून से ज़रूर देश चलता है। लेकिन कानून कहाँ बनेगा? वो तो बनेगा संसद में। लेकिन चर्चा ही नहीं होता। सांसद जाता है, तू में आरोप प्रत्यारोप, तू चोर मैं सिपाही, तूने ये कर लिए, हमने ये किए, तूने ये नहीं की। इससे 8-10 दिन के लिए सांसद गायब हो जाता है और बाद में आम जनता को न्याय नहीं मिलता है। गरीब लोगों को उसका जो हक है, हक का कुछ मुआवजा उसको नहीं पहुंच पाता है उस तक। इसीलिए हमारे भारत में लगभग आज 70 से 80 करोड़ लोग गरीब हैं। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि मेरे वीडियो में किस प्रकार का हम चर्चा करते हैं, वो तो जानते हैं। और कुछ भाई को मेरा सच्चाई भी पता है
कि हम क्यों इस प्रकार का वीडियो बनाते हैं और लोगों को क्यों हम एकजुट करने में लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं मेरे वीडियो में, हम किसी का जाति नहीं देखते हैं, जाति के आधार पर हम जहर नहीं घोलते हैं, भाषाओं के आधार पर हम जहर नहीं घोलते हैं, हम सबको एक समान मानते हैं, महिला पुरुष को एक समान मानते हैं, शांता समरसता समानता है मेरे अंदर, इसीलिए हम सबको एक समान मानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो तो ख़त्म हो गया, लेकिन जाते जाते आपका भाई कुछ बातें बाकी रह गया जो आप लोगों को सुनना पड़ेगा कि दोस्तों आप लोग अपने हक के लिए लड़िए, अपने धर्म के लिए लड़िए और अपने देश के लिए लड़िए। ये डायलॉग तो मेरे मुंह से हर वक्त निकलता ही जाएगा, जो कि मैं भी इसको निभाता हूँ। इस 3 चीज़ को हम भी निभाते हैं, मानकर चलते हैं। हम भी अपने देश के लिए जीते हैं, हम भी अपने धर्म के लिए जीते हैं, अपने आप के लिए जीते हैं। आप लोग किसके लिए जीते हैं पता नहीं, लेकिन हम अपने देश, अपने धर्म, अपने आप के लिए जीते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर कहीं से भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस वीडियो को सांसद, विधायक, नेता, मंत्री, जज, वकील के पास जरूर पहुंचा देना और किसी 10 दोस्त तक जरूर इस वीडियो को पहुंचा देना और उससे आगे चलकर बताना कि और 10 दोस्त तक इस वीडियो को पहुंचा सके। तो दोस्तों, आज देशों धर्मशाला में चर्चा की कि इलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन कोड लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड लागू करना पड़ेगा, तब जाकर भ्रष्टाचारी रुकेगा। जो हमारे देश में इतना कुरीतियाँ फैल रहा है और इतना भ्रष्टाचारी हो रहा है, बहुत नेता को देखते हैं कि लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी विदेशों में तो कहीं और जगह पर खरीद लिया है, बना लिया है, और यहाँ भारत में उसका कुछ नहीं जाता है। वो अगर उसके साथ कुछ हो भी जाता है तो जाकर भाग जाएगा, वहाँ जाकर बस जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए सोच के साथ, एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।